हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज। आज हम एमसीपी का एक और एनालिसिस वाला पार्ट देखने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। अब एंड्स ऑफ मैट्रिक्स किसी भी मोस्टली एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए लगाया जाता है या एग्जिस्टिंग बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशंस उसको यूज करते हैं टू इंक्रीज देयर मार्केट वैल्यू या फिर उनके प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन या फिर उनके मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। अभी तक हम टोटल 5 मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं जिसमें कि हमने स्वॉट एनालिसिस, पोर्टर्स 5 फोर्सेस, पेस्टल एनालिसिस एंड बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ा था। अब ये चारों का काम क्या होता है कि आपका माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट को स्टडी करना, बट आपकी कंपनी की या फिर बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम किस तरीके का मैट्रिक्स यूज करते हैं, एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। अब एंड्स ऑफ मैट्रिक्स जो यूज करते हैं वो हम चार वेज हमें बताता है कि हम किस किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो हेयर आर द 4 वेज बाय विच यू कैन इंक्रीज योर कंपनीज बिजनेस। तो पहला मेथड होता है मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन मतलब आप ये जनरली मार्केट पेनिट्रेशन वाली जो टेक्निक होती है वो न्यू कंपनीज यूज करती हैं कि किसी मार्केट में, किसी एग्जिस्टिंग मार्केट में किस तरीके से एंटर किया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखोगे तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट। यहाँ पे नए मार्केट लीडर मतलब ऑलरेडी मार्केट लीडर्स बने हुए हैं, जैसे मारुति सुजुकी है, उसके बाद फिर आप देखोगे टाटा, महिंद्रा, इनके पास बहुत बड़ा शेयर है, Hyundai इंडिया के पास बहुत बड़ा शेयर है। तो जब किया ने एंटर किया या फिर जब फोर्ड पहले आई थी, अभी फोर्ड री एंटर करेगी। सो बेसिकली ये जो बाहर से जो कंपनीज आती हैं या फिर जो न्यू कंपनीज लॉन्च होती हैं वो मार्केट में किस तरीके से पेनिट्रेट करें और फिर एक किस तरीके से एक सब्सटेंशियल मार्केट शेयर ले पाएं जिससे कि उनका बिजनेस ग्रो कर पाए, जिससे कि वो अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर पाएं। तो ये हम देखते हैं मार्केट पेनिट्रेशन में। देन हाउ टू एंटर अ न्यू मार्केट। नेक्स्ट इज मार्केट डेवलपमेंट। जब न्यू कैटेगरीज को डेवलप करने की बात आती है तो होता है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट बेसिकली मार्केटिंग का टूल होता है कि आप भाई अपने नए कैटेगरी बना रहे हो तो लोगों को आपको एजुकेट करना पड़ेगा उस बारे में और फिर उस मार्केट को डेवलप करना पड़ेगा। अब अगर आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो लोगों के पास तक आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। जैसे हम आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत सुन रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वो फोकस कर रही हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो कि इको फ्रेंडली होते हैं। मतलब ना वो किसी भी तरीके से, ना वो एनवायरमेंट जैसे पेड़ को काट के नहीं बनाई गई हैं, ना वो प्लास्टिक से बनी है, तो ना उससे पहले कोई प्रॉब्लम हुई थी और ना अभी कोई प्रॉब्लम हो रही है। सो इट्स कंपैरेटिवली वेरी हैंडी एंड इट इज सस्टेनेबल। तो ऐसे अगर इस तरीके की आप कोई कैटेगरी बनाना चाहते हो तो ऑब्वियसली लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि आप अपने कॉलोनी के चौराहे की शॉप पे जाएंगे और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपको उस प्रोडक्ट को ढूंढना पड़ेगा। और ऑब्वियसली मेरे को ऐसे घर पे सोते सोते तो याद नहीं आएगा कि मुझे इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, तो उस कंपनी को मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा ताकि लोगों को समझ में आए कि वो किस तरीके से उस मार्केट तक या उस प्रोडक्ट को क्यों और कितने में और कहाँ से खरीद सकते हैं। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि मिल्क का ऑल्टरनेटिव लोग लेकर आ रहे हैं, प्लांट बेस्ड मिल्क, वीगन मिल्क आ रहा है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली इंडिया में तो हम सब गाय भैंस का दूध पीते हैं, तो हम क्यों उस प्रोडक्ट के बारे में जाएंगे। तो जो नई कंपनीज हैं जो कि वीगन मिल्क सेल कर रही हैं या सोया मिल्क सेल कर रही हैं, तो नई कैटेगरी बिल्डअप कर रहे हैं। तो नई कैटेगरी को बिल्डअप करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ेगी, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि लोगों को इस कंपनी के बारे में पता चले और फिर वो उस प्रोडक्ट को खरीदना स्टार्ट करें। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है मार्केट में उनमें क्या खामियां हैं, पहले तो आपको ये देखना है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग मार्केट। जो अभी मार्केट में प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनमें क्या गलतियां हैं, कस्टमर्स को क्या चाहिए, तो इसमें जो गैप है उस गैप को फिल करोगे आप अपने प्रोडक्ट से। जैसे कि मार्केट में अभी हमें पास जैसे आईफोन है ना, तो आईफोन में सिर्फ आपके पास में iOS अगर टेक्नोलॉजी में देखें तो ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ आईफोन है, और एंड्रॉयड में देखेंगे तो बहुत बड़ा मार्केट स्पेस है, आपको हर तरीके का मिल जाता है। आईफोन जो है वो सारे के सारे एक्सपेंसिव फोन्स हैं, कोई भी बजट फोन नहीं है हमारे पास iOS टेक्नोलॉजी में। तो वो iOS में एक तरीके का ब्रिज क्रिएट हो गया कि भाई मेरे को यूज करना है iOS बट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता आईफोन, तो मेरे को एक बजट iOS फोन
चाहिए। तो हो सकता है कि कोई एक कंपनी आगे जाके डिस्कवर हो जो कि iOS बेस्ड हो लेकिन वो बजट फ्रेंडली फोन्स बनाए। एंड लास्ट इज डाइवर्सिफिकेशन। जब आपको पता है कि आपकी कंपनी है ना सैचुरेट कर चुकी है, आपकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री सैचुरेट कर सकती है, इसमें इससे ज़्यादा ग्रोथ आप नहीं देख सकते हो, बट स्टिल आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जाना है, तो आप करोगे डाइवर्सिफिकेशन। या तो आप करोगे डाइवर्सिफिकेशन इन द सेम इंडस्ट्री विद डिफरेंट प्रोडक्ट, या फिर आप डाइवर्सिफिकेशन करोगे इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट एरोडायनामिक्स, मतलब कि कंप्लीटली डिफरेंट डायनामिक्स में आप चले जाओगे और एक अलग तरीके का प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे टाटा मोटर्स है, तो टाटा मोटर्स, टाटा एलेक्सी, TCS, टाटा केमिकल्स, बेसिकली टाटा इज एवरीवेयर, ठीक है। तो टाटा ने ये डाइवर्सिफिकेशन करके अपने पूरा का पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाया है कि हम हर तरीके की चीज बेचते हैं। जैसे कि आप टाटा मोटर्स की अगर गाड़ी खरीदने जाओगे तो टाटा मोटर्स की गाड़ी में जो स्टील लगा है वो टाटा स्टील का लगा है, जो उसमें AI लगा है वो भी टाटा एलेक्सी का लगा है, जो उसमें केमिकल्स यूज हुए हैं वो भी टाटा केमिकल्स में बने। सो बेसिकली टाटा मोटर्स के अंदर जो असेंबल्ड चीजें हैं वो भी टाटा ने ही बनाई हैं। तो ये टाटा का बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन है कि वो हर जगह हर तरीके का बिजनेस कर रहा है। एंड नाउ वील अंडरस्टैंड कि एनसॉफ मैट्रिक्स के एडवांटेजेस या बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। पहला, ऑप्टिमाइज रिस्क मैनेजमेंट। आप कोई भी बिजनेस करते हो या अपना पैसा कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए कि बेसिकली आपका रिस्क रिवॉर्ड में बैलेंस होना चाहिए कि अगर मैं इस जगह पे इतना पैसा लगा रहा हूँ तो व्हाट आर द चांसेस कि मैं अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर पाऊंगा, एंड व्हाट इज द रिस्क एट द सेम टाइम कि मेरा पैसा कितना चांस है कि मेरा जो पैसा लगा हुआ है वो डूब जाएगा, कितना परसेंट मैं रिकवर कर सकता हूँ इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो उसके लिए किसी भी बिजनेस को रेडी होना चाहिए, एंड फॉर दैट यू कैन यूज एनसॉफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर एंटरप्राइज ग्रोथ। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है तो बेसिकली उसको एक फ्रेमवर्क चाहिए, एक प्लान चाहिए जिसको वो एग्जीक्यूट करेगा आने वाले टाइम में, कि वो कौन सा क्या वो नया प्रोडक्ट ऐड करे, क्या वो हॉरिजॉन्टल लाइन इंक्रीज करे, क्या वो अपने प्रोडक्ट की विड्थ को इंक्रीज करे, या फिर एक नए मार्केट में चले जाए। क्या इस मार्केट में अब कुछ नहीं हो सकता है, जो मैं बना सकता था सब बना दिया है, अब मैं एक नई कंपनी स्टार्ट कर देता हूं। तो ये आप किस तरीके से समझ सकते हो, बाय एनसॉफ मैट्रिक्स, इन चारों पैरामीटर्स को यूज करके। एंड लास्ट इज लेवरेज एग्जिस्टिंग कंपनी स्ट्रेंथ। आपकी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, जैसे आप स्वॉट एनालिसिस में अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ निकालते हो, वैसे ही एनसॉफ मैट्रिक्स में भी आप अपने एंटरप्राइज या पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को पता लगाते हो कि आप एक्चुअली कहां स्टैंड करते हो, आपका प्रोडक्ट मार्केट में क्यों सेल हो रहा है, क्या आपका प्रोडक्ट बेस्ट है, क्या आपका प्राइसिंग बेस्ट है, क्या आपकी मार्केटिंग बेस्ट है, या फिर आपकी सेल्स बेस्ट है, क्या ऐसी चीज आपकी कंपनी में या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो कि आपके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा रही है। सो यू कैन नो योर स्ट्रेंथ विद द हेल्प ऑफ एनसॉफ मैट्रिक्स। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।